हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इंग्लिश वगैरह है, आज हमारे टॉपिक का नाम है MED2। ये 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर में करा रही हूँ। और देखिए स्टूडेंट, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कराऊँगी वो इसमें इंक्लूड है, तो वो मैं रिपीट नहीं कराऊँगी अब वापस से क्वेश्चन पेपर में जो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसलिए ये आपको करके जाना ज़रूरी है। इसी प्रकार से मैं 2019 का कराऊंगी, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और फिर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। तो मतलब आपको सारी चीज़ें तीनों करके जानी है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। और जो कोई टॉपिक आपको चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। अगर मेरे पास बुक अवेलेबल होगी तो मैं पक्का आपको करा दूँगी। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए सार्क की प्रमुख पहलों की चर्चा कीजिए। देखिए इसमें सार्क के बारे में बताना है। आपने पढ़ा होगा सार्क के बारे में पहले स्कूल में भी, कॉलेज में भी। तो उन्हों के बारे में बताना है कि सार्क में हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए जो बातें हुई हैं, जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो सहयोग किए गए हैं, उसके बारे में बताने हैं कि किस प्रकार से। तो चलिए आंसर देखते हैं। भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें उसकी जो भौगोलिक संरचना है वो संसार में बहुत ज़्यादा अलग है जो भारत के उपमहाद्वीप हैं। और देखिए उसी प्रकार से जो बहुत सारे उपमहाद्वीप हैं, जो उपमहाद्वीप होते हैं, जैसे कि आपका भारत को छोड़ के और पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका आदि सब शामिल होते हैं इसमें, क्योंकि इनकी जो संरचना है ये बहुत अलग है और ये सब एक दूसरे को छूते भी बाउंड्रीज पे, आपको पता होगा। और इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जैसे कि आपका जो हिंद महासागर है वो 5 देशों की भागीदारी है। उसमें हिंद महासागर में 5 देश मतलब उसके साझी बाउंड्री पे हैं। और बता रहे हैं कि जो नदियाँ होती हैं सबकी, उसमें जो जल विभाजन को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी चीज़ है वो है इसके अंदर। और बोले कि इसका प्रभाव जो है वो दूसरे देशों पे भी पड़ता है। इन सब कारणों से क्या है, जो भारतीय पर्यावरण है या फिर आप बोल सकते हैं दक्षिण एशिया जो पर्यावरण, आपको पता है ना, ये सब जो देश मैंने बताए दक्षिण एशिया में, इसको दक्षिण एशिया देश भी बोलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें दक्षिण एशिया को प्रभावित कर रही हैं कि दक्षिण एशिया जो ये प्रॉब्लम्स है ना कि हिंद महासागर को लेके या फिर नदियों के विभाजन को लेके, तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि दक्षिण एशिया की जो पर्यावरण है उसको प्रभावित करती है। देखिए जो प्रयास करने होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम करते हैं तो वो अच्छा होता है, परंतु इसमें ऐसा भी नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उसका साथ ले होगे नहीं तो अच्छा होगा। अच्छा नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पे अगर आप कुछ काम करते हैं तो जल्दी से इफेक्ट जो है वो दिखता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उसका भी सहयोग लोगे तो क्या आएगा, डबल इफेक्ट और जल्दी दिखेगा। तो ये परिचय था थोड़ा बहुत। इसमें बस यही बताया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप जो भौगोलिक संरचना है वो संसार के महाद्वीपों से अलग है काफ़ी। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो बताया गया कि कौन कौन सी बाउंड्री पे लगते हैं भारत के सारे देश, और किस प्रकार से यहाँ पे किस चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे कि जो जल विभाजन है उसको लेके, और ये पर्यावरण पे भी इफेक्ट डाल रही है। ये दक्षिण एशिया के पर्यावरण की सारी समस्याएँ हैं। और बोले कि क्षेत्रीय स्तरों पर आपको सहयोग देना चाहिए, मतलब क्षेत्रीय स्तर पे इन द सेंस आपके सभी देशों को मिलकर क्षेत्रीय स्तर पे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सहयोग लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका परिचय है। अब हम आगे पढ़ेंगे आपदा संभावना। इसमें यह है कि दक्षिणी एशिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी आपदा ज़्यादा आती है वहाँ पे, मतलब कि उसका भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार से, भौगोलिक क्षेत्र आप समझते हैं ना, वहाँ की जो बाउंड्री से जो वहाँ की जगह है वो इस प्रकार से है कि वहाँ आपदा ज़्यादा आती है। और क्यों आती है, क्योंकि वहाँ के देखिए दक्षिण एशिया में क्या होता है कि जो मानसून होता है वो कभी कभी ज़्यादा आता है, मानसून पर डिपेंड होता है। मानसून का जो वर्षा होती है, जो आपका वो होता है मौसम जो होता है उस पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो मौसम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कभी कभी वर्षा ज़्यादा आ जाती है तो बाढ़ आ जाती है, कभी कभी वर्षा कम आती है तो सूखा पड़ जाता है। इस पे ये सब चीज़ें आपदा आती हैं। और बोले कि जो भारत है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ तो भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, भूकंप टाइप के बहुत आते हैं, भूस्खलन होता है, क्योंकि यहाँ की बनावटें इस प्रकार से हैं। और कहते हैं भारत में भी इसको ज़्यादा देखा गया है।
और इसमें क्या कि जो महाद्वीप है वो सीमा से सटे हुए हैं, जिसके कारण जो भारत है वहाँ पे भूकंप की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है। और प्राकृतिक भी आपदाएं जो होती है वो अधिक आती है। जो प्राकृतिक भी आपदाएं होती है, आपदाएं जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, ठीक है, निर्धनता इतनी ज़्यादा है, आपकी असमानता है, और जो योजनाएं उनों का अभाव है, योजना अच्छे से नहीं बनाई जाती, जिसके कारण ये सब आपदाएं भी जो है ये आती हैं। तो इसमें बस यही है कि किस प्रकार से हमारा जो दक्षिण एशिया या फिर भारत है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अभी उसके बारे में बताएं, आपदा किस प्रकार से आती हैं। तो इसमें आप बना बना के और भी लिख सकते हैं, जो आपने पहले MED 8 में पढ़ा होगा, MED 8 जो है उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, आपदा के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास। देखिए जो भी सार्क में देश हैं वो सब औपनिवेशिक रहे हैं, औपनिवेशिक कोई ना कोई देश उन्होंने पे कब्जा कर रखा था, अपना शासन चलाता था, तो जिसके कारण क्या है वो देश निर्धन है, या तो फिर उनके प्राकृतिक संसाधन कम है, तो जिसके कारण उन्होंने प्रौद्योगिक जो होती है उसकी समस्या उनके देश में आ रखी है। आप सभी को पता है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, ये सब, और जो भारत है, पाकिस्तान, ये सब हम किसी न किसी के गुलाम रहे हैं, है ना, किसी न किसी के औपनिवेश हैं। तो यहाँ पे निर्धनता ज़्यादा है, यहाँ पे जो संसाधन है वो कम है, क्योंकि वो दूसरे देश ले गए यहाँ से सारे, तो क्या बचेगा यहाँ, तो वही सब इसमें बता रहे हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। देखिए जो शार्क है ना, शार्क में जितने भी देश हैं, तो बताए शार्क में जितने देश हैं उसकी लगभग 20% जनसंख्या है हमारे, जैसे पूरे विश्व की आप जनसंख्या देखेंगे तो शार्क के देशों की संख्या मिला के ही 20% है, इतनी ज़्यादा है। हम शार्क में देश ही कितने हैं, बहुत कम है, गिनी चुनी कुछ है, तो इसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि पूरे विश्व की 20%। और जबकि आपका यहाँ पे जो क्षेत्र की तुलना करें, अगर हम क्षेत्र को देखें तो खाली 3.5% है। देखिए जनसंख्या 20% है विश्व की, और क्षेत्र कितना है विश्व का, 3.5%। और अगर हम सकल घरेलू उत्पादन देखें या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन देखें तो यहाँ 2% ही है खाली उत्पादन होता है पूरे विश्व के। तो देखिए कितनी ज़्यादा असमानता है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, आपकी क्षेत्र कम है और सकल राष्ट्रीय उत्पादन बहुत कम है। तो इससे क्या होता है कि जनसंख्या अधिक होने से संसाधन आपके कम पड़ रहे हैं ना, जो प्राकृतिक संसाधन है और जो पर्यावरण है उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा और बाकी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है उसका दोहन होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो पर्यावरण का सुरक्षा का मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और क्या है कि यहाँ निर्धनता ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होता है कि सब लोग प्राकृतिक पे डिपेंड हो रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं, तो प्राकृतिक की जो समस्या वो और ज़्यादा हो रही है ना, प्राकृतिक की जो समस्या गंभीर होती जा रही है, प्राकृतिक और ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसका, तो ये मुद्दा यहाँ पे उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति। संस्कृति में जिसके पर्यावरण के अनुकूल जीवन स्तर होना चाहिए, और जो पौधों और प्राणी होते हैं उनके लिए सम्मान हो, और सौंदर्य या फिर जीवन अच्छा जीवन हो और संरक्षण हो। तो इससे क्या होगा कि जो शार्क देशों का इतिहास और परंपरा है वो टिकी हुई है। इन सब चीज़ों पे जो शार्क देश का इतिहास भी और परंपराएं टिकी हुई है कि प्रकृति के अनुकूल जीवन हो, मतलब उसके उससे विपरीत ना हो, प्रकृति के अनुकूल हो, और पेड़ पौधों का हम सम्मान करें, जीवों का सम्मान करें, संरक्षण करें, तो हमारा जो इतिहास परंपरा उसी पे ही डिपेंड है। और शार्क के देशों में समस्या क्या है, जैसे कि आपका भूस्खलन हो गया है ना, भूमि को लेके जो प्रॉब्लम है वो है आपकी, और जो जल की उपलब्धता है वो गुणवत्ता सही नहीं है ना, कि जल उपलब्धि नहीं हो रहा, उस कमी है जल की, उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, वो सही क्वालिटी का नहीं है जल। और बाकी फिर प्रदूषण जो है ये समस्या है, जैव विविधता की जो हानि हो रही है ये समस्या होगी, और तीव्र से जो जल्दी जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है इसकी समस्या है, और जो विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, ये सब समस्या सार्क के जो देश हैं उनको फेस करनी पड़ रही है। तो इन सब देशों की सेम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आसपास में रहते हैं तो सबकी सेम प्रॉब्लम है। तो इसमें बता रहे हैं अगर ये सब देश क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करते हैं तो क्या होगा कि जो पर्यावरण जैसी समस्याएं हैं उनका सामना कर सकते हैं और इनको लाभ भी पहुंच सकते हैं। देखिए अगर कोई 5 दोस्त हैं, उनको सेम प्रॉब्लम है, अगर वो 5 दोस्त मिलके कुछ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है सबका अलग अलग आइडिया भी होगा, अच्छा सब मिलके कुछ अच्छा सुझाव देंगे और अच्छा कार्य उस पर करेंगे तो उनको लाभ पहुँचेगा। परंतु सब अलग अलग करेंगे अपने स्तर पे, तो और फिर जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा सपोर्ट मिलते हैं, कम लोग होते हैं तो कम मिलता है। उसी अकॉर्डिंग सार्क का भी है, अगर सबके पास सेम प्रॉब्लम है, अगर साथ मिलके सब करेंगे तो वो जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे।
देखिए सेम ही प्रॉब्लम है ना सबके पास, तो इनों के लिए सबको एक जैसा मतलब कि सहयोग चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। और इनों को और अच्छे से एक ही दिशा में कार्य करना होगा साथ मिलके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर साथ मिलके सब काम करेंगे, नीतियाँ बनाएंगे नई नई, तो इन्हों को लाभ तो पहुँचेगा और ये ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये सभी देश अगर साथ मिलके काम करेंगे, अपना सार्क जो इन्होंने बनाया है संगठन वो सही से रखेंगे, तो क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बात रख सकेंगे, क्योंकि इतने सारे देश मिलके जब बात करेंगे तो इन्हों की बात सुनी भी जाएगी। परंतु अगर आप देखिए एक जना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके बोल रहा है मेरे देश में ये दिक्कत है, कोई इतना नोटिस करेगा नहीं, वो बोलेगा ठीक है हम देख लेंगे। परंतु अगर 4 5 7 देश जाएंगे, बोलेंगे हमारे देश में ये सब सेम प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर गौर किया जाएगा कि हाँ थोड़े ज़्यादा देश है ना, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर होता है ना, चार्टर मतलब आपको पता होगा ना, जैसे कि भारत का संविधान होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर होता है, उसमें सारे अनुच्छेद सब कुछ लिखे होते हैं वहाँ। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, वहाँ पर भी जो शार्क है, इसकी जो समस्या है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है, इसको महत्व दिया गया है। जो भी शार्क की समस्या होती है, हित होते हैं, इनकी आकांक्षाएं होती हैं, इन सबको वहाँ पर महत्व दिया जाता है और दिया गया है चार्टर के अंदर भी। बोले कि अगर आप वैसे देखें प्रमुख रूप से तो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ चार्टर के अंदर कि शार्क के बारे में, परंतु आप वैसे अलग तरीके से देखेंगे तो उसमें समस्या लिखी गई हैं, जिसके जो पर्यावरण रिलेटेड समस्या होती हैं उसका संरक्षण कैसे करें, ये सब वहाँ पे लिखा गया है। उसकी कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, कैसे उद्देश्य होने चाहिए, ये सब चिंताएँ जो है वहाँ पे लिखी गई हैं। जो शार्क देश है उसकी जो पर्यावरण सुरक्षा को लेके जो विचार है, सर्वप्रथम कब आया था 1987 में, जो काठमांडू में तीसरा शार्क सम्मेलन हुआ था, उस टाइम पे पर्यावरण समस्या को लेके बात की गई थी 1987 में। और जब ये 1987 में जब ये हुआ तो पहला इसका तीसरा जो सम्मेलन था, तो इसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, जैसे कि आपका पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे कि जो आपके ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो पड़ रहा है, तापमान में जो वृद्धि हो रही है, तूफान जो आते हैं, चक्रवात जो आते हैं, जितने भी आपदाएं आप सब इसके अंदर लिख सकते हैं, तो ये सब मुद्दे उसमें उठाए गए। उसके बाद क्या हुआ कि 1988 में काठमांडू में चौथा सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो इस्लामाबाद उसको पूर्ण बल दिया गया, मतलब कि सशक्तिकरण कैसे बनाया जाएगा, आपदाओं से कैसे निपटा जाएगा इन देशों में, तो ये सब सम्मेलन हुआ था चौथे में। तो ये सम्मेलन हुआ था आपका इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हम कैसे इन सब चीज़ों प्रॉब्लम से हम ठीक हो सकते हैं, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं। तो सन 1992 में जो पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया, जो शार्क का सम्मेलन हुआ था सन 1992 में, उसको पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद 1992 में यही देखा गया कि जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, पर्यावरण संरक्षण संबंधित मतलब कि इन सब के उपाय क्या किए जाएंगे, इस पर अध्ययन किया गया पर्यावरण को रिलेटेड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब चीज़ों में जो जितने भी शार्क के देश हैं, इन्होंने मिलकर सहयोग किया और इन्होंने फिर डिसाइड किया कि पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है उनको हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। ठीक है, अपनी जो तकनीकी होती हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी होती है, संचार विज्ञान, वो जो भी चीज़ है वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, एक दूसरे को बांटेंगे, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम मिलके सॉल्व कर पाएंगे। इसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर फिर ज़्यादा बातें हुई। शार्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जाने लगा, उसको इम्पोर्टेंस दे जाने लगी, क्योंकि उनको पता चला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हाँ शार्क जो है पर्यावरण को लेकर ज़्यादा वो है, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें उठने लगी। फिर देखिए फिर है कि इतना सब होने के बाद भी जब शार्क ने इतनी सारी नीतियाँ अपनाई और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें की, तब भी उसके बाद भी जो पर्यावरण रिलेटेड समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि वहाँ क्या था कि वो सही से कार्य में नहीं थी। आप समझ लीजिए बहुत सारी नीतियाँ तो बना लें पर उसको सही से कार्य में ही ला पाएँ, ना सही से कार्य कर पाएँ उस पर, तो वो फिर नीतियाँ किसी काम की नहीं, उससे फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो आपका शार्क का था कि उसने इतनी सारी नीतियाँ बनाई और बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे उपाय भी लाए, परंतु वो कार्य में नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण कि पर्यावरण सुरक्षा में कोई खास सुधार आया नहीं। उसके बाद बहुत सारे सम्मेलन हुए, उन्होंने बहुत सारे उपाय देके समितियाँ हुई, ठीक है, पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। तो आप इसको नीचे मैं पोस्ट कर दूंगी, तो आप ये पढ़ लेना कि इसमें 3-4 जो सम्मेलन हुए हैं वो कब कब हुए, तो आप ये लिख सकते हैं अगर आपको याद रहेंगे, नहीं तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सततशीलता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? सतत विकास के उद्देश्य की चर्चा कीजिए। सततशील और गैर सततशील क्रियाओं में अंतर बताइए। देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके तीनों अलग अलग तरीके से भी आ सकते हैं कि सततशीलता की अवधारणा बताइए, या सततशील विकास के उद्देश्य क्या है, या फिर सततशील और गैर सततशील में अंतर। तो तीनों प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर एक में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसका अब आंसर देख लेते हैं। और देखिए आपका जो अब का जो आपका एग्ज़ाम होगा, शायद से इसमें कुछ पैटर्न चेंज हो, पक्का नहीं बोल सकती मैं, पर कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि जब हमने पहले देखा था जो हमने MED 8 देखा था उसमें चेंज था, तो इसमें भी शायद से हो सकता है, क्योंकि इसमें 8 ही क्वेश्चन है और इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, या फिर 2018 में। तो देखिए पहले हम पढ़ रहे सतत विकास के आयाम और अवधारणाएं क्या हैं वो पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले है कि हम सतत विकास के बारे में देखते हैं कि देखिए क्या है कि सतत विकास तो आप सभी को पता है कि सतत विकास ऐसा विकास करना जिसमें कि आपकी जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए सारे संसाधन उपलब्ध होना। आप अपना विकास तो करिए, परंतु अपने विकास में इतना ही संसाधनों का उपयोग करिए कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सब संसाधन उपलब्ध हों, ताकि वो भी अपना विकास कर सके। ठीक है, ये सब चीज़ें सतत विकास में बोली जाती हैं। और जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो आपका पर्यावरण है, उसको सुरक्षित रख के अपना विकास करना, उसके अनुकूल होकर अपना विकास करना, और जो आने वाली पीढ़ी है उनकी जो आवश्यकता है वो भी इसमें पूरी हो सकें। परंतु हम करते क्या हैं, हम इसका विपरीत करते हैं। हम खाली अपनी उन्नति करते हैं, उन्हों के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना। और उन्नति में भी क्या होता है, हम अपनी नहीं, हम अपने अर्थव्यवस्था की उन्नति करते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जब अर्थव्यवस्था को अच्छी करना चाहते हैं तो हम कहते हैं पर्यावरण का दोहन करते हैं। हम फिर आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं सोचते कि उनके लिए संसाधन बचेगा नहीं बचेगा, बस फिर अपने लिए सोचते, अपने अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो सतत विकास है उसके मूल सिद्धांत क्या होते हैं वो बताती हूँ। कि जो पर्यावरण की रक्षा है और जो विकास है उसको एक अभिन्न अंग मानना चाहिए, मतलब कि दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा और आपका विकास दोनों साथ साथ हैं, और ये दोनों ही अभिन्न अंग है। इसमें से कोई भी एक कमज़ोर या कम नहीं आप सोच सकते हो। और सेकंड में है कि सभी राज्यों को एक साथ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर सब जिम्मेदारी साथ लेंगे तो और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण को। और अपने जीवन स्तर की जो गुणवत्ता होती है, मतलब कि जीवन स्तर की जो क्वालिटी है उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से अच्छा बनाओ, परंतु जो आपका पर्यावरण है उसको भी सही रखना चाहिए। उसमें असतत विकास जैसी प्रक्रिया को आपको अपनाना नहीं चाहिए, उसमें सतत विकास जैसी प्रक्रिया को ही आपको अपनाना चाहिए अपने जीवन स्तर को अच्छा करते हुए। और उत्पादन है, उपभोग है, उसको अच्छे से उपयोग करना चाहिए, उसको भी सतत विकासशील जो होते हैं सतत विकास उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए कार्य। जो आपकी आर्थिक वृद्धि है वो सतत विकास से ही रिलेटेड हो, अलग ना हो। तो जो वैश्विक प्रभाव होते हैं, जो आर्थिक प्रभाव होते हैं वो प्रभाव जो है वो पर्यावरण के विरुद्ध ना हो, है ना, उसके साथ ही हो। तो जो गरीबी देश हैं उसमें भी गरीबी को हटाने के लिए काम करना चाहिए। गरीब देश में जो सतत विकास है उसके रिलेटेड उसमें काम करना चाहिए, मतलब कि उन सबको साथ लेके काम करना चाहिए, गरीब देशों को भी। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे आपका कुल उत्पादन होता है ना, राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आपका पैसा आता है उत्पादन होता है, उसमें से आपको पर्यावरण के लिए भी कार्य करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कि उसमें से कुछ पैसा आप निकालो और पर्यावरण के ऊपर लगाओ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब लोग मिलके। और पर्यावरण में जो आपकी आर्थिक नीतियाँ होती हैं उसको भी एक अभिन्न हिस्सा मानना चाहिए या हिस्सा होना चाहिए, कि जो पर्यावरण से रिलेटेड आर्थिक चीज़ें जो आप करते हो राष्ट्रीय स्तर पे वो भी दोनों एक साथ ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं चलनी चाहिए। और राज्यों के बीच में जो आपके पर्यावरण मुद्दे हैं उनका आदान प्रदान होने चाहिए, कि हाँ ये समस्या है, वो आपको एक दूसरे को बता रही हो। और जागरूकता होनी चाहिए कि हमें इस चीज़ को लेके अब अच्छा काम करना है, ये चीज़ को हमें छोड़ना है, जागरूकता होनी चाहिए पर्यावरण को लेके। इन सब पे आधारित होगा तो आपका पर्यावरण सतत विकास होगा अच्छे से। और जो शांति होती है, विकास होता है और पर्यावरण रक्षा होती है, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर आप अशांति फैलाओगे, विकास नहीं होगा, तो पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। परंतु आप शांति रखोगे, अच्छे से विकास करोगे पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण की रक्षा करोगे, तो सब चीज़ें एक साथ अच्छे से होंगी। और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर भी करती हैं।
तो जो जितने भी सभी देश हैं, तभी राज्य हैं, उन सबको जो संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा पत्र है उसके अनुसार जो शांतिपूर्ण ढंग से पर्यावरण के विवादों को हल करना चाहिए, कि आप शांति से जो पर्यावरण के प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, जिससे कि क्या होगा कि इसमें सबका सहयोग मिलेगा पहली बात तो, और जो पर्यावरण की प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। ये सब है। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी का फिर मैं अलग अलग करके आपको समझा रही हूँ। तो उसमें पूछा गया नेक्स्ट में कि आपके उद्देश्य क्या है सतत विकास के। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि जो हम सतत विकास में क्या क्या चीज़ें इसके उद्देश्य है, उसमें यह है कि हम पहले तो क्या करते हैं कि जो अर्थ विकास होता है, मतलब कि अर्थशास्त्र जो होता है उसका विकास हम किससे नापते हैं, जो आपकी जैसे कि सकल घरेलू उत्पादन हो गया, राष्ट्रीय उत्पादन हो गया, तो इसे नापते हैं ना। परंतु इससे क्या होता है कि जो मानव की स्थिति है वो तो हमें पता ही नहीं लगती है। इसे राष्ट्र जो हमारे देश है उसके बारे में पता चलता है कि हाँ देश में थोड़ी उन्नति हो रही है, नहीं हो रही, परंतु जो मानव की स्थिति होती है वो इससे नहीं पता चलती है। समझ लीजिए कुछ वर्ग हैं वो बहुत अमीर हैं और कुछ वर्ग बहुत गरीब है, तो हम जब सकल राष्ट्रीय उत्पादन, मतलब कि जो आपका सकल घरेलू उत्पादन होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन होता है, इसमें क्या होता है कि वो ही दिखाएगा कि हाँ इस देश में अभी अमीर हैं, और मतलब कि अमीर इन द सेंस वहाँ पे आपकी जो वृद्धि है वो सही से हो रही है। वो गरीबों को वहाँ पे नहीं देखेगा, आंकेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसमें दिखेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि मानव की जो स्थिति है तो वो पता नहीं चलती कि उनको शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, ये सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो सतत विकास में क्या देखा जाता है, मानव का उत्थान देखा जाता है कि मानव की क्वालिटी है वो किस प्रकार से अच्छे हो सके, वो अपना विकास कैसे अच्छे से कर सके। और क्या होता है इसमें कि मानव के जो उद्देश्य हैं वो किस प्रकार से वो प्राप्त कर सके, अगर उसके ऊपर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई शोषण हो रहा है उसको कैसे उसको मुक्ति दिलाई जा सके, ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। आगे कुछ पॉइंट लिखे हैं वो भी मैं पढ़ देती हूँ। देखिए, लोगों को कैसे उनके शोषण से उनको मुक्ति मिल सके उसके कुछ पॉइंट हैं ये। जैसे ये फर्स्ट है कि लोगों का जो जीवन स्तर है और जो पोषण है वो सम्मान और न्याय के साथ हो, मतलब कि सबको समान रूप से पोषण ये सब मिले और न्याय के साथ मिले। नेक्स्ट बता रहे हैं कि जो भी प्राकृतिक संसाधन का जो दुरुपयोग होता है ना उस पर पाबंदी लगे, कि कोई दुरुपयोग ना कर से, जरूरत से ज़्यादा कोई यूज़ ना करें, और जो यूज़ होते हैं प्राकृतिक संसाधन का सामुदायिक रूप से हो, ये नहीं कि कुछ लोग अपना अधिकार जमा के बैठे हैं और खुद यूज़ करें। सबको मिलना चाहिए उसका जो संसाधन है और उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, और ऐसे प्राकृतिक मतलब कि ऐसी तकनीकी और ऐसे विज्ञान की खोज करनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, और जो उसके नियम होते हैं पर्यावरण के उनों के अनुकूल हो, उनों पे कोई विपरीत प्रभाव न डाले। और शासन, प्रबंध और संस्थाएं, इस विकेंद्रीकरण होना चाहिए उसमें, कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए शासन और संस्थाओं के पास। ये नहीं कि उन्हों के पास ये सारी शक्ति हो, वो सबके पास थोड़ी थोड़ी शक्ति हो, और वो उन्हों के जो अधिक लचीले हो, पारदर्शी हो, मतलब कि उनके जो नियम कानून होते हैं वो लचीले हो, सही से हो, जो प्रकृति के अनुकूल है, और पारदर्शी हो कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो जनता को पता चल सके और उसमें जनता अपना भूमिका निभा रही हो, जनता उत्तरदायी हो उसमें। ये नहीं कि संस्था बन गई तो खाली संस्था के लोग ही कार्य करें, 2-4 उनके पास ये सारी चीज़ें हों, सारी शक्तियाँ हों, जनता उसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। नेक्स्ट, और जो विविधता होती है उनका सामना करना होना चाहिए, मतलब कि सम्मान करे, और जो स्थानीय और देशी होते हैं, मतलब कि स्थानीय के जो लोग होते हैं और जो देश के समुदाय होते हैं, उन्हों को विकास जो है वो एक साथ नीतियाँ बना के करना चाहिए, कि सब विकास जो है वो नीतियाँ बनाए अच्छी और एक दूसरे की शामिल करें नीतियों को एक दूसरे में। और विकास के स्तर की, वैश्वीकरण के स्तर पर ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि जो गरीबी हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरी किया जा सके, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, कि जो प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण है, उसकी क्षति ना हो, क्योंकि आप गरीब देश जो होता है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि उसको अपनी आवश्यकताएँ पूरी करनी है अब तो, और जो अमीर देश है उसने तो पहले नुकसान पहुँचा ही लिया है, पर अब जो गरीब देश है वो उसको अपनी आवश्यकता पूरी करनी है तो वो नुकसान पहुँचाएगा पर्यावरण को। तो उनकी जो भी आवश्यकता है उसको पूरी अगर किया जाएगा तो पर्यावरण और ज़्यादा संरक्षण हो सकता है। और विश्व के जो देश हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए, क्योंकि शांति में ही मानव के हित छुपे होते हैं, मानव की रक्षा होती है, पर्यावरण की रक्षा होती है। तो ये वाला भी यही खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सततशीलता तथा गैर सततशील। इसमें बताना है क्या अंतर है।
इसमें बता रहे हैं कि सततशील एक ऐसी अवधारणा होती है जिसके अंदर मानव के जो भी पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसमें देखी जाती है, और पर्यावरण के संरक्षण कैसे हो, और जो आर्थिक वृद्धि है आपकी वो सही से कैसे हो, और समाज में न्याय और समानता किस प्रकार से लाई जाए। उनका उद्देश्य होता है कि जीवन जो है उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और उसमें सुधार लाना। फिर भी ये थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकता है अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग, वो पढ़ लेते हैं हम। नीचे कुछ पॉइंट है। प्रयोग, जो वस्तु होता है उसका प्रयोग जो है निरंतर रूप से करना, कंटिन्यूसली जो साइकिल होती है उसके रूप में करना। जो ऊर्जा के जो विश्वसनीय स्रोत होते हैं उनका उपयोग भी निरंतर करना। जो सतत विकास की अभिवृद्धि होती है उसको कम के बिना अधिक समय तक उसको बनाए रखना। देखिए इसमें नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वो सब इसमें बता रहे हैं। जैसे कि जीवन के जो रूप होते हैं उसकी हत्या इस हद तक की जाए कि कोई भी जो आपकी प्रजातियां होती है और जो भी जीव जंतु होते हैं उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, है ना। तो नेगेटिव पॉइंट है इसमें कि ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि सतत विकास के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, और पर्यावरण का वो पतन करना या फिर संचित पतन करने का कारण बनना। और है आगे प्राकृतिक संसाधनों का व्यर्थ प्रयोग करना, जो आपकी नवीनीकरण है उसकी क्रिया को तीव्र करना और ज़्यादा अधिक से यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप इस सब चीज़ें करते हैं तो प्रकृति के ऊपर और सतत विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास के अध्ययन हेतु जीविका प्राप्ति, कि जब हम सतत विकास करते हैं तो उसके अध्ययन में जो जीविका की जो प्राप्ति होती है उसके बारे में बताना है। और आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं, जीविका उपागम पर टिप्पणी लिखिए, कि जीविका का जो उपागम है उस पर टिप्पणी बताइए। देखिए इसमें क्या होता है कि जीवन उपागम है प्रत्यक्ष रूप से जो जनता है उसके जीवन को ऊपर उठाने की बात करता है, कि उसके जीवन को किस प्रकार से अच्छा बनाया जा सके, उसके उद्देश्यों की उसको कैसे प्राप्त की जा सके। तो ये किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो जनता होती है उसको पहले प्राथमिकता देता है। सबसे पहला उसकी प्राथमिकता जनता होती है। और इसमें ये चीज़ें नहीं आती कि संसाधन है और जो सरकार सेवा कर रही है जनता को, वो इसमें नहीं आती है सब चीज़ें। इसमें क्या आती है कि जो जनता है उसका जीवन कैसे अच्छा प्रदान किया जाए, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो जनता है उनके सामने जो गंभीर समस्याएं आती हैं ना, जैसे कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको पहचानना इसका काम है, कि उसको पहचानें और फिर उन समस्या को हटा के अवसरों में उसको ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि जो जनता की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकेंगी, है ना। देखिए इस उपागम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि आपका संगठन, गैर सरकारी संगठन हो गया और एजेंसियां हो गई आपकी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें और बहुत सारे मैं पोस्ट कर दूंगी, आपके पढ़ लेना, 3-4 लिखे हुए। क्या करते हैं, विकास प्रभावशीलता जो होती है उसमें सुधार करता है, सहायक करता है, लोगों की जो भी विकास है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करता है। तो बस ये है कि ये लोगों के ऊपर होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसकी कोई बाधाएं हैं उसको हटाना। मतलब कि इसके अंदर पर सरकार और जो संसाधन है उसका इसमें रोल नहीं है, मतलब कि ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता बिल्कुल भी, बाकी चीज़ों में करता है। तो मैं पोस्ट कर दूँगी, आप इसको पढ़ सकते हैं, ईजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सतत आर्थिक विकास के संबंध में विकासशील देशों के सम्मुख विभिन्न मुद्दों और चुनौती की विवेचना करनी है, और साथ ही में सतत विकास और व्यापार संबंध उत्तरी दक्षिणी विभाजन का बताना है। तो देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो ये है कि जो विकासशील देश होते हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही है वो बताना है। दूसरे में आपको बताना है कि जो सतत विकास और व्यापार है उसमें जो दक्षिणी उत्तरी विभाजन है आपका, उसके बारे में बताना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है क्षेत्रीय समस्या। तो देखिए क्षेत्रीय समस्या में बता रहे हैं कि जो क्षेत्रीय समस्या बहुत ज़्यादा हैं जो आपके विकासशील देश हैं उन लोगों के सामने, क्योंकि उसमें सबसे पहले तो आपकी पर्यावरण समस्याएं ही आ जाती हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि इन सब में क्या होना चाहिए, इन समस्या को निपटाने के लिए जो राज्य होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, उसके स्तर पर काम करना चाहिए, और जो विकसित देश होते हैं उनको इसकी हेल्प करनी चाहिए। और जो आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, जैसे कि आपकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इसका आधार
होती हैं। तो बोले इन सब चीज़ों के लिए आपको, और जैसे कि जनसंख्या है, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ये इस पर ज़्यादा प्रभाव डालती है इन प्रॉब्लम में। पर्यावरण से रिलेटेड समस्या जो हो गई, या फिर सामाजिक आर्थिक संस्कृति जो प्रॉब्लम आती हैं, इन सब में जो जनसंख्या है, ये प्रॉब्लम्स, जनसंख्या की वृद्धि जो हो रही है ज़्यादा प्रभाव डालती है। बोले इसमें क्या होने अच्छे अच्छे उसके कोई इलाज, मतलब कि कोई उपाय होने चाहिए जिससे कि सारी समस्या सॉल्व हो जाए। पर अब इसमें बताएंगे कि कौन कौन सी समस्या आती है क्षेत्रीय स्तर पे। जिसकी पहला पॉइंट है आपका मरुस्थलीकरण तथा सूखा। ये इसमें बता रहे हैं कि सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटी छोटी हैं सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म, और इसमें जब अल्पनम हो जाता है, इन क्षेत्रों में जब पतन होने लग जाता है भूमि का, तो इसको मरुस्थलीकरण बोलते हैं। मरुस्थलीकरण देखिए इसमें क्या होता है कि भूमि का समझिए, जो भूमि है वो बंजर होने लग जाती है, सूखी पड़ने लग जाती है, मतलब कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कुछ काम नहीं हो सकता, उसको मरुस्थलीकरण बोलते हैं। मरुस्थलीकरण होता है ये। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है, जो जलवायु परिवर्तन है वो होता है, जो मानव की गतिविधियां होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, ये सब चीज़ें इसका प्रमुख कारण है। और इससे होता क्या है, इसका परिणाम क्या होता है कि इससे जिसकी भूमि सूख जाती है, बाढ़ आ जाती हैं, जो जल है और जो नदी हैं वो सूखने लग जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं, और भूमि का दुरुपयोग होता है। ये सब मरुस्थलीकरण के कारण होता है। देखिए इसमें बस यही है कि आपको पता है ना, सूखी ज़मीन हो जाती है, बंजर टाइप की ज़मीन हो जाती है, तो उससे क्या, इसका कारण लोगों की गतिविधियां ही होती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, है ना, वहाँ मंजिलें बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं, तो वो जो ज़मीन है वो सूखी पड़ जाती है, वो उसकी नम्रता जो होती है, नम होता है, नमपन वो कम हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कैसे होती है, किसके कारण होती हैं आगे। और बोले ये हमें करना किस लिए पड़ता है, जो जनसाधारण होते हैं उसको क्यों करना पड़ता है, अपनी निर्धनता से विवश होकर करना पड़ता है। अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, उसमें भी निर्धनता, जो गरीबी होती है, उसके कारण ही करना पड़ता है, विवश होकर। तो जो मरुस्थलीय समस्या है ये विश्वव्यापी समस्या, मतलब कि पूरे विश्व की समस्या है। ये पूरे विश्व में 10 खरब लोग जो निर्धन वर्ग में शामिल होते हैं, मतलब कि निर्धन वर्ग में आते हैं 10 खरब लोग। तो उसमें क्या है, वो सब लोग जो है वो भूमि पे आश्रित होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका मरुस्थलीकरण है उसका सबसे अधिक प्रभाव अफ्रीका में देखने को मिलता है, कि वहाँ पे ज़्यादा ज़मीन जो है सूखी है, ख़राब है, बाढ़, ये सब चीज़ें आती है, ये अफ्रीका में ज़्यादा है। परंतु क्या है, जो अगर आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, चीन, इन सब देशों में देखेंगे तो यहाँ पे ये समस्या और ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि यहाँ सूखा बहुत ज़्यादा होता है, सूखा पड़ जाता है, तो ये समस्या वहाँ पे है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, मतलब उत्तरी जो जगह है, उत्तरी जो पार्ट है, वहाँ पे मरुस्थल की जो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर रूप उसने ले लिया है वहाँ पे। देखिए जो प्रॉब्लम है विश्वव्यापी है, और इसको सोचना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस पर ध्यान देना, इसके निवारण पे, मतलब कि इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, और इसके लिए कौन सोचेगा, जो क्षेत्रीय स्तर के लोग होते हैं उनको सोचना ज़रूरी है। बोले जो क्षेत्रीय स्तर की सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ले सकती है, और फिर ये जो सब समस्या प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर सकती है। बोले इस समस्या पे सबसे पहले चर्चा हुई थी 1977 में, संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण सम्मेलन हुआ था नैरोबी में, वहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम को उठाया गया था। परंतु क्या हुआ था कि जो सरकारी और स्थानीय आर्थिक और प्रशासनिक जो सहायता वो इसमें नहीं मिली, जिसके कारण के विफल हो गया। फिर से 1977 में ये सम्मेलन और इस समस्या को निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मरुस्थलीकरण पे रोक लगाने के लिए एक सम्मेलन किया गया पेरिस में, जिससे कि जो वैधानिक ढांचा होता है उसका निर्माण किया गया कि इसको किस प्रकार से ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाढ़ तथा मृदा अपरदन। तो इसमें देखिए बताया गया है जो भूमंडल है हमारा पूरा, उसका करीबन एक फोर्थ जो भाग होता है वो पर्यावरण और उच्च क्षेत्रों से ढका हुआ है। पर्यावरणीय संसाधन होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कि आपका पेयजल, पीने वाला पानी, सिंचाई होगी, सिंचाई जल हो गया, विद्युत जल हो गया, वनों से लकड़ी जो आदि की सुविधा होती है, ये सब हो गई। पर्वतीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे नदी होगी, स्थल हो गया, ये सब चीज़ें, जो घाटियाँ होती हैं, मैदान, अधिक क्षेत्र, ये सब चीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं जो पर्वतीय क्षेत्र होता है। परंतु बोल रहे फिर भी क्या है कि जो मैदान की समस्या होती है, मैदान के जो समस्या होती है वो पर्वतीय क्षेत्र में तब भी पाई जाती है, जबकि वहाँ पे इतनी सारी सुविधा होती हैं तब भी वहाँ पे सब प्रॉब्लम्स होती हैं।
देखिए वहाँ पे समस्या क्या होती है पर्वतीय क्षेत्र में, कि अब क्या समस्या उत्पन्न हो रही है वहाँ पे। देखिए वन इतने होते हैं, नदियाँ होती है, सब चीज़ होती है, परंतु अब वहाँ समस्या ये है कि वन को काटा जा रहा है ना, वन की वहाँ समाप्ति होती जा रही है। और क्या हो रहा है कि बांध टूटते जा रहे हैं और बाढ़ आती जा रही है, और जो मिट्टी का जो प्रभाव होता है वो खराब होता जा रहा है, जिससे कि बाढ़ आ जाती है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो वहाँ के लोग हैं उनको जान माल की हानि होती है। बहुत सारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी का ढेर होता है, वो समुद्र में बह जाता है सारा। इन सब से क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, तो मैंने आपको बता दिया। तो इससे क्या होता है कि जो भूमंडलीय पर्यावरण है उसकी समस्या पैदा हो रही है बहुत। और बोल रहे कि जो पर्यावरण के क्षेत्र, जो पर्यावरण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो पर्यावरण को भली भांति से समझते हैं, उनको जानते हैं। जैसे कि आपको पर्यावरण का विकास करना है, सतत विकास करना है, तो उसके लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान का तो होना ज़रूरी है, परंतु उसके साथ साथ जो लोगों की भागीदारी होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसमें। सतत विकास की योजना को अगर आपको तैयार करना है, उसको कार्यान्वयन में लाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ के जो स्थानीय क्षेत्रीय ये सब लोगों को एकत्रित करना होगा, ताकि वो भी इसमें अपना सहयोग दे सके और इसमें सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फिर समुद्री तल में जो चढ़ाव आता है, पानी का उछाल होता है ज़्यादा हाई लेवल पे, वो सब। देखिए इसमें यही बताया जाएगा कि कैसे पिछले 100 सालों में 10 से 20 सेंटीमीटर रही है, मतलब कि जो उसका वो रहता है भाव उसका समुद्र का 10 से 20 सेंटीमीटर तक रहता था, परंतु ये धीरे धीरे बढ़ता गया, 40 से 65 होता गया। ठीक है, जिससे क्या होता है बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती हैं। जो समुद्र के तट पे रहने वाले लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है ना, और समुद्र से बहुत सारी सुनामी टाइप की आ सकती है और वो बाहर पानी आ सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है कि समुद्र को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ज्वार भाटा जो होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आती हैं। तो यहाँ पे इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया कि उसका जब जल स्तर बढ़ता है तो इससे प्रॉब्लम्स आती है, सुनामी टाइप हो गया, या फिर जो समुद्र के तट पे रहते हैं उनके जीवन खतरे में पड़ सकता है, ये सब चीज़ें। समुद्र तल में वृद्धि होती है तो उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं देशों पे, जैसे कि जो कृषि होती है उससे संबंधित नुकसान होते हैं। खारा जल जो होता है वो नदी में मिल जाता आके, बाढ़ जैसी समस्या आने लग जाती हैं, जो तट क्षेत्र की जो लोग रहते हैं उनको हानि पहुंचती है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण में क्या होता है कि वनों का नाश होता है, वनों की जो कटाई होती है उससे रिलेटेड ये होता है कि जब वन ज़्यादा काटने लग जाते हैं। पूरे वनों की कटाई जो है ये पिछले कई सालों से और शताब्दी से चलती आ रही हैं, परंतु जो इसका भयानक रूप है ये 20वीं शताब्दी में ही आया है। इतने सालों से तो हम कटाई कर रहे हैं, परंतु जो भयानक रूप में उत्पन्न हुई हमारे सामने 20वीं शताब्दी में ही है। और आप उत्तरोत्तर में देखेंगे, उत्तरी जगह पे जब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे ये जो समस्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप कुछ सालों में देखेंगे 15 वर्षों के अंदर, तो कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ हेक्टेयर वनों का नाश हो चुका है, कि 20 करोड़ जो हेक्टेयर होते हैं 15 सालों में कट चुके हैं। 1990 के बाद से क्या है, जो वनों में कमी आ रही है, जो उष्णकटिबंधन वन होते हैं उसमें कमी आई है। ये बता रहे जो वनों को काटता है ना, इसके पीछे कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि आपकी सरकारी एजेंसियां हो गई, विकासशील देशों की जो योजना है वो सही से नहीं होती हैं, तो क्या होता है कि वनों की कटाई होने लग जाती है। ठीक है, वनों की कटाई होती है तो इसके अंदर क्या 4 उसमें विभाजित कर रखा है इसको, कि काटते हैं जो वनों को नुकसान जो होते हैं उसको 4 वर्गीकरण किया गया है। पूर्व अनुकूलित स्थिति, इसमें वो स्थितियाँ आती हैं जो आपके मानव द्वारा या फिर आपके सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के द्वारा जो ये स्थिति पैदा होती है, मतलब कि हम खुद इस स्थिति को पैदा करते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि जो निर्धनता होते हैं वो भी इस स्थिति को पैदा करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपना मतलब कि पोषण को प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार को भरण पोषण को लाने के लिए वनों की कटाई करते हैं, मतलब वनों पर निर्भर होते हैं। तो इसमें पूर्वानुकूलन स्थिति बोलते हैं, जिसमें कि मानव ये सब चीज़ें करते हैं अपने पालन पोषण के लिए। दूसरा प्रत्यक्ष कारण, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी कृषि होगी, पशु चारा जो हम करवाते हैं, पेट्रोलियम की खोज होगी, तो इसमें भी वनों की कटाई होती है, तो ये प्रत्यक्ष स्थिति होती है। नेक्स्ट है परोक्ष कारण, क्या होता है कि वित्तीय और जो विकासित योजनाएं होती है वो इस पे आती है। जो बाजारीकरण होता है, इसमें वनों को क्यों काटा जाता है, विकास के लिए, आपके बाजारीकरण के लिए, भूमि को मतलब कि घर उर बनाते हैं ना भूमि पे, उसके लिए, इन सब चीज़ें। नेक्स्ट है आपका सामाजिक तत्व।
सामाजिक तत्व में क्या आता है कि जो हमारी सरकार होती है, जो निर्वीकरण जो समस्या होती है उसको तो नज़रअंदाज कर देती है। और क्या होता है कि जो शहरी प्रवास होता है, सुधार होता है, रोजगार होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा होते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं जो आर्थिक से रिलेटेड होता है। और जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उनको नज़रअंदाज कर रही है, जो भी पर्यावरण की समस्या उसको नहीं देख रही है ज़्यादा। लेकिन पिछले 30 वर्षों में अगर आप देखिए, जो निर्वरीकरण है उसकी जो समस्या है, मतलब कि इन सब का लाभ कौन उठा रहे हैं, वो लोग उठा रहे हैं जो काफ़ी इसका विनाश कर रहे हैं, मतलब कि काफ़ी इसकी कटाई कर रहे हैं, वो लोग उसका ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। सामाजिक रूप में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इनों की कटाई से बहुत ज़्यादा लाभ उठाते हैं ना, तो उन्हों का विनाश करते जा रहे हैं पेड़ पौधों का, और इससे लाभ उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आपका विदेशी समुदाय जो होता है, नहीं देशी समुदाय हो गया, या फिर आपकी आधुनिक सभ्यता हो गई, परंपरा, रहन सहन तथा सामाजिक संस्थाओं में काफ़ी बात पहुंचा है। इन सब चीज़ों में काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स आई हैं इससे, निम्नीकरण से, जो आपके पेड़ पौधों की कटाई है उससे इन सब चीज़ों में समस्या आई है। देखिए निम्नीकरण में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बहुत सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जो नाश हो चुकी है, जिन्हों का अब कोई अता पता भी नहीं है। इसको जैव विविधता भी कहा जा सकता है। इससे क्या होता है कि ताप में वृद्धि होती है, निम्नीकरण समस्या होती है वो उत्पन्न होती है, प्रत्यक्ष प्ररोप और ये सब कारण इसके मतलब कि इससे पनपते हैं। देखिए हमको ऐसे प्रयास करने चाहिए जो मानव समाज और पर्यावरण दोनों के लिए हितकारी हो, दोनों के प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, किसी के भी विरुद्ध में ना हो। तो ये सब समस्या मैंने आपको बता दी हैं। आगे देखिए, अब हम व्यापार और सतत विकास और व्यापार में उत्तरी दक्षिणी विभाजन पढ़ेंगे। देखिए उत्तरी दक्षिणी विभाजन तो आप बहुत ईजी, आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि उत्तर के देशों में केवल पूरे विश्व की 20% लोग रहते हैं, ठीक है, और परंतु वहाँ पे जो ऊर्जा का उपयोग होता है, संसाधन का उपयोग होता है, वो 80% करते हैं। तो आप देखिए कितना अलग सा, बिल्कुल संतुलित ही नहीं है बिल्कुल ही। 20% लोग हैं और 80% विश्व का ऊर्जा का उत्पादन मतलब यूज़ कर रहे हैं। और जब आप दक्षिणी देशों में जाओगे तो 80% लोग हैं और 20% ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गरीबी होगी, यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आपको पता है कि उत्तरी दक्षिण विभाजन में आप ये भी लिख सकते हैं कि वो देश इतना विकसित है और उसके बाद भी पर्यावरण को दुरुपयोग कर रहा है। और जो विकासशील देश होते हैं उसको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देता, मतलब कि उसको सोचना चाहिए कि जो संसाधन है उसका सही से वितरण हो, कि जो विकासशील देश हैं उनको भी कुछ वो कहते हैं आपको संसाधनों को सही से दिया जाए, उनकी हेल्प की जाए, परंतु ऐसा है नहीं। और जो देखिए जो प्रौद्योगिकी होती है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो विकासशील देश होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि औद्योगिकरण होने से विकसित देश जो है वो तो अपना अमीर हो गए हैं, अपना आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है कि जो पर्यावरण की समस्या है वो विकासशील जो देश है उनके सामने ज़्यादा आ रही है। और जो प्रौद्योगिकी है उससे कारण क्या हो रहा है कि जो विकासशील देश है वो अपना सही से विकास नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए पर्यावरण की समस्या है तो विकास कैसे कर पाएंगे। और सारा लाभ कौन उठा लेते हैं, जो विकसित देश होते हैं वो सारा लाभ इसका उठा लेते हैं। इसके कारण क्या है कि दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा खाई उत्पन्न हो गई है। एक देश ज़्यादा अमीर हो गया, एक देश कहते गरीब होता जा रहा है। देखिए जब अमीर देश, विकसित देश जो होते हैं वो अपने प्रौद्योगिकी, अपने विज्ञान का सही से वितरण नहीं करते। अगर वो कुछ चीज़ बना लेते हो तो दूसरे विकासशील देशों में उसको शेयर नहीं करते कि हमने ये चीज़ बनाई है, ये चीज़ हुई है, नई आविष्कार, तो उसको शेयर नहीं करते हैं जल्दी से। जिसके कारण क्या होता है कि जो विकासशील देश हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाते अपना। परंतु करना क्या चाहिए कि सहभागिता होनी चाहिए, सूचना जो उसका आदान प्रदान करना चाहिए, विज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक साझेदारी होनी चाहिए, विश्व में एक साझेदारी हो जिससे कि तालमेल अच्छा बैठ सके और जो योजना है वो अच्छी बनाई जा सके। तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। और बता रहे कि विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उसका योगदान इस प्रकार से हो सकता है। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं नीचे, जिसके स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना, कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित हो और पर्यावरण जो होता है उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाए और नीति और
ये जो नीतियाँ होती है आम लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई नीतियाँ बना रहे हैं, कुछ रिपोर्ट, अच्छा कुछ कानून बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो लोगों के पास भी पहुँचे। अगर आप कोई भी योजना बना रहे हैं वो सतत विकास पे आधारित होनी चाहिए कि उसके अनुकूल हो। आर्थिक और सामाजिक विज्ञान में लोगों को जागरूक करना होना चाहिए कि उनको जागरूक किया जाए। तो ये सब चीज़ें थी आपके उत्तरी दक्षिणी विभाजन में। तो हमारे एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा अधिकारों को हम IPRS का महत्व हमें बताना है कि IPRS जो होते हैं उसका महत्व क्या होता है। उसका बौद्धिक संपदा अधिकार भी बोलते हैं। तो ये हम पढ़ लेते हैं। तो हम बौद्धिक संपत्ति अधिकार भी बोलते हैं कि जो बौद्धिक संपत्ति अधिकार होते हैं इसमें होता क्या है कि जो भी आप नए नए उत्पादन होते हैं या फिर नई प्रौद्योगिकी होती है, इन सब का जो आविष्कार करते हैं इसको सुरक्षा प्रदान करना और लाभ देना। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बौद्धिक संपत्ति अधिकार है इसमें जो भी आप आविष्कार करते हैं नई प्रौद्योगिकी का या फिर नई कोई भी चीज़ों का, तो इसको इसमें क्या करता है सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि इसका अधिकार उन्हीं को मिल सके जो लोग इसको आविष्कार कर रहे हैं, उसी को मतलब कि सुरक्षित किया जाता है इसमें और उसको ये अधिकार दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी देश या कोई भी इस नई चीज़ों का आविष्कार करे तो उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है कि यहाँ आपको हम सुरक्षा देते हैं कि आपकी नकल कोई नहीं कर सकता, वापस से इसको कॉपी नहीं कर सकता कोई। अगर कोई कॉपी करेगा तो उससे फिर पैसा लिया जाता है, जो भी चीज़ें सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें दो विचारधाराएं होती हैं कि पहली तो ये होती है कि इसमें ये देखा जाता है हाँ इसके पक्ष में चलो ठीक है सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जिससे कि जो आपकी आविष्कार है उसको प्रोत्साहन मिल रहे हैं और आप अच्छे अच्छे आविष्कार करेंगे। और दूसरी विचारधारा ये इसके विपक्ष में कि इसमें क्या होता है कि ये जो आविष्कार होते हैं खाली कुछ हाथों में रह जाते हैं, जो इसमें निवेश करते हैं उन्हों के पास ही रहते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास तो जा ही नहीं पाएगा वो, तो क्योंकि जब इसको देख नहीं सकता, ठीक है, इसका कॉपी नहीं कर सकता, तो उसके पास तो ये प्रौद्योगिकी है या फिर जो आविष्कार है उसकी पहुंच नहीं पहुंच पाएगी और गरीब देश होने के कारण वो निवेश भी नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें आती है इसमें। बाकी आप मैं पोस्ट कर दूंगी, आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है। बस यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पूरी ओवरऑल क्या है कि इसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है जो आपके नए आविष्कार होते हैं और इसमें दो विचारधारा, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। और जिसमें इसमें क्या होता है कि इसमें जो आविष्कार हैं वो जो पर्यावरण है उसके अनुकूल करने चाहिए, उसके विरुद्ध में नहीं करने चाहिए। और इसमें बहुत से मतभेद रहते हैं, बहुत से मतलब कि इसमें ना लोग बोलते हैं कि वाद विवाद बहुत ज़्यादा रहते हैं इन सब चीज़ अधिकारों को लेके। संपत्ति अधिकार वाद विवाद मैंने आपको बता दिया, जैसे कि पक्ष में यही होते हैं कि वो बोलते हैं हाँ प्रोत्साहन करें, सुरक्षा प्रदान करें, अच्छी बात है। विपक्ष में ये होते हैं कि ये गरीब निर्धन जो व्यक्ति होते हैं उनके पास तो पहुंच ही नहीं पाती इसकी जो समृद्धि होती है, अमीर हाथों में रह जाती है। जो इसमें निवेश करते खाली वही इसका लाभ उठा सकते हैं। दो पक्ष वाद विवाद होते हैं। बाकी इसमें क्या होता है, जब इसमें विवाद उत्पन्न होता है ना तो अंतिम जो अनुबंध मतलब कि अंतिम जो राय होती है वो व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार जो होते हैं ये अपनी अंतिम राय देते हैं। मतलब ये समझ सकते हैं इसमें वाद विवाद, उसमें हर एक 4 साल बाद पूर्वावलोकन होता है। इसमें हर एक 4 साल बाद उसमें वापस देखा जाता है कि क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ हटानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके यहीं समाप्त होते हैं। पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं कराऊंगी क्योंकि अब इसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, क्योंकि इसमें से मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं अपने, जो मैं अब नेक्स्ट उसमें नहीं कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप पढ़िएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी बुक है। बस यही है कि इसमें आपको ध्यान से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हों का मतलब बहुत ईजी होते हैं, पर उस वर्ड का अगर मतलब ही नहीं पता तो आप लिख के नहीं आ पाओगे अपने एग्जाम में। परंतु अगर आपको उस वर्ड का मतलब पता चल जाएगा कि हाँ इसके अब पूर्वावलोकन हो गया, फिर आपका नमनीकरण मैंने पढ़ाया था, अभी बहुत सारी चीज़ें बताई जिसकी बौद्धिक संपत्ति हो गई। अब आपको पता ही नहीं इसमें होता क्या है तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे, पर आपको अब पता चल गया, हिंट मिल गया, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख के आ सकते हो। तो ऐसे ही इसमें जो भी मैंने आपको वर्ड्स बताएंगे, सततशीलता क्या होती है, जो भी ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि एग्जाम में अच्छे से करके आ पाओ। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसका पार्ट 2 भी बना देती हूँ। और आज मैं आपके लिए 3-4 वीडियो अपलोड करूँगी जिससे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और जो भी मैंने पहले से चैप्टर करवा रखे हैं
हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए, वो प्लीज़ आप देख लेना और ये भी आप देख लेना। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ स्टूडेंट, एक और बात बोलनी थी कि देखिए जो आपके MPSC 3 के स्टूडेंट्स हैं जो, तो उसके मैं आपको नोट्स बनाऊँ, PDF बनाऊँ, या फिर एक स्टूडेंट है उसने मेरी बहुत हेल्प की है कल, क्योंकि मेरे पास बुक थी नहीं तो उसने मेरी हेल्प की, तो मैं सोचूँ उसके मैं आपको नोट्स बना के आपको समझाऊँ, या फिर मेरे पास जो आपकी बुक होती है उसकी पिक्चर है तो वो आपको वीडियो में चला के समझा दूँ। प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता देना, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा। पर अगर आप बोलोगे कि मैम फ़ोटो जो होती है इसकी आपके चैप्टर की, तो मैं उसमें से आपको पढ़ा दूंगी, उसमें से समझा दूंगी, जिससे कि जल्दी वीडियो बन जाएगी। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप मेरे को इसके कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।